नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल नए भारत की आवाज़ पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, पूरे देशवासियों को राष्ट्रीय संविधान दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। और आज के हमारे खास मेहमान डॉक्टर आनंद देसवाल जी, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। डॉक्टर साहब जी नमस्कार, धन्यवाद। डॉक्टर साहब विधि विशेषज्ञ हैं। अनेकों छात्रों को विधि की पढ़ाई कराने के बाद उनको जुडिशरी में, जहां वो माननीय न्यायाधीश बनकर न्याय की व्यवस्था को देखते हैं, लोगों को निर्बाध तरीके से न्याय देते हैं। और जिस विधि विषय को लेकर बच्चे पढ़ते हैं, हर एक पैदा होने वाले बच्चे से लेके और अंत समय उसकी मृत्युशैया तक जब व्यक्ति रहता है, उस पूरी जीवन यात्रा में विधि विज्ञान का अपना अहम योगदान है। हम डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे, डॉक्टर साहब कितना महत्वपूर्ण विषय है संविधान, और जिस प्रकार से आज राष्ट्रीय संविधान दिवस है, थोड़ा प्रकाश डालते चलें। क्या, किस नज़रिए से आप इस संविधान को देखते हैं? क्या हर एक परिवार से लेकर, एक छोटी इकाई से लेकर और पूरे संगठन राष्ट्रीय स्तर तक कितना महत्व आप महसूस करते हैं संविधान का? देखिए, संविधान का अपने आप में एक विशेष महत्व है, क्योंकि एक विधि का सबके लिए जानना बहुत ही आवश्यक है। और संविधान एक सामान्य विधि नहीं है, ये एक सर्वोच्च विधि है किसी भी राष्ट्र की। जिस भी राष्ट्र का अपना संविधान है तो उसका अर्थ है कि उसकी अपनी व्यवस्था है, उसी को ही स्वराज कहा जाता है। स्वराज के मायने हैं कि अपना राज। देखिए, जैसे आपने अपने वक्तव्य में शुरू में ही उल्लेख किया कि विधि का जो प्रभाव है वो एक मनुष्य पर पैदा होने से लेकर मृत्यु पर्यंत तक है। अगर हम लॉ की इन्फोर्समेंट और प्रभाव की बात करते हैं तो एक बच्चे पर माँ के गर्भ में जब वो होता है तब से उस पर लॉ इम्प्लीमेंट हो जाता है, यानी मनुष्य के जन्म से 9 महीने पहले से और उसके मृत्यु के 60 साल के बाद तक जो है उस व्यक्ति पर लॉ का प्रभाव होता है। और जैसे आज 75वां जो समारोह है संविधान का, स्वर्ण जयंती आप इसे कह सकते हैं। अमृतकाल जो मौजूदा सरकार जो है इसे मानती है कि ये बहुत अच्छा अमृतकाल, स्वर्णिम काल हमारे संविधान का है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने, संविधान निर्माताओं ने जो है दिन रात अथक प्रयास से इतना बड़ा विशालतम संविधान निर्मित किया है। और इसमें उन्होंने, इसका महत्व देखिए आप, ये है कि जो संविधान है ये एक संघात्मक संविधान है। ये एक आधुनिक संविधान, उस समय की बात करते हैं जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, हिटलर और मुसोलिनी जैसे जो निरंकुश शासक थे उन्होंने, जैसे जूझ की बात करते, जूझ मुसोलिनी ने या जो है 60 लाख जूझ को एक साथ खड़ा करके जो वो मरवा दिया कि मतलब ह्यूमन राइट्स पे देखिए कितना बड़ा अटैक है। तब जो है वर्ल्ड के सभी नेशंस ने इकट्ठा होकर इस पर विचार विमर्श किया कि ऐसे मानवता के इतने बड़े सतर पर इतना बड़ा कुकर्म। तब जो है उससे प्रभावित होकर सभी राष्ट्रों ने एक विश्व स्तर पर साझा मंच जो है स्थापित करने का प्रयास किया, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से जाना जाता है, यूएनओ 1944 में। तो यही समय था जब जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उस समय की जो मेन एक संगठन था, जिसमें आज सभी पार्टियों के लोग हैं, उनके पूर्वज सभी हम शामिल थे। तो वो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रही थी। 1934 का जो साल है, उस समय जो है राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा बनाने की, अपने देश के लिए, अपने आज़ाद भारत के लिए संविधान बनाने की पहली बार मांग उठाई थी। तो इतने लंबी मेहनत और अथक प्रयास से संविधान निर्माताओं ने, उन्होंने भी जेल की यातनाएं झेली और हर चीज से वो वाकिफ थे। जो आज भारत सारा दिखता है, ये सारा भारत नहीं था, रियासतों में बटा हुआ था। नहीं, ये इतिहास में जाते तो 326 रियासतें बताते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है उस पुरुष का युग पुरुष, एकता का संवाहक इसीलिए कहा जाता है कि उन्होंने हर राज्य से एक्सेस किया, हर राजा से एक्सेस किया, क्योंकि संविधान सभा के सदस्य भी जो है अप्रत्यक्ष चुनाव से प्रोविंशियल स्टेट के मेंबर थे। गांधी जी थोड़ा सा इसीलिए भी नाराज थे कि सिखों का प्रतिनिधित्व या मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व थोड़ा कम था। ये एक डिफरेंट इशू है।
डॉक्टर साहब, आपने संविधान के बारे में विस्तार से प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध का आपने जिक्र किया और बताया कि किस प्रकार से संविधान के बारे में विचार किया गया। हम वर्तमान के दौर में संविधान को आप किस नज़रिए से देखते हैं? लॉ के डिपार्टमेंट में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को तो उनका एक वो विषय है, इसलिए वो ज्ञान है। उसके अलावा आम नागरिक, मुझे नहीं लगता वो अनभिज्ञ है अपने अधिकारों से, सरकार के बनाए हुए नियम कायदों से, और जितना प्रचार प्रसार होना चाहिए संविधान का, एक दिन साल में, वर्ष में एक दिन आप संविधान दिवस के रूप में आप मना लें, उससे आपकी अधिकारों की या जो आपकी नैतिक कर्तव्य है सरकार का, शासन प्रशासन का, उसकी पूर्ति होना असंभव नज़र आता है। डॉक्टर साहब, किस तरीके से ये जो संविधान विषय है, बहुत विशाल विषय आपने बताया, जैसे आज हम आपका वक्तव्य सुन रहे थे, किसी को एक घंटे में या एक दिन में आप इसको सारगर्भित कर दें, असंभव नजर आता है। डॉक्टर साहब, तो इस विषय पर किस प्रकार से शासन प्रशासन सरकारें कि हर आम आदमी उस संविधान के नियमों का पालन करे, उसका ज्ञान हो, यदि ज्ञान होगा तभी उसके अधिकार सुरक्षित होंगे, अन्यथा कहीं ना कहीं उनका शोषण होता रहेगा। तो आपकी विशेषज्ञता का ज्ञान हम लेना चाहते हैं, किस प्रकार से इस संविधान को आम जनमानस की पहुंच तक, उसके प्रति लोकप्रियता कैसे प्रभावित ढंग से उत्सर्जित की जा सकती है? डॉक्टर साहब प्लीज। देखिए, बीइंग ए लीगल और लॉ एक्सपर्ट, जैसा आपने कहा विधि विशेषज्ञ, तो उस नाते मैं समझता हूँ कि जब हम किसी विशेष दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं तो उसका अर्थ और अभिप्राय ये है कि कहीं ना कहीं उसके प्रति उदासीनता हमारी जनता में, हमारे लोगों में है कि उसके बारे में वो नहीं जान पा रहे हैं या पूर्ण उसके उपबंधों से वो विदित नहीं है। इसका मुझे लगता है कि हमें स्कूली एजुकेशन से ही, चाहे वो विधि का पाठ्यक्रम है, ऊपर जाके 12वीं के पश्चात या जो है ग्रेजुएशन के पश्चात, उससे पूर्व ही संविधान एक सामान्य विषय है जो एक सुप्रीम सर्वोच्च कानून है राष्ट्र का। तो उसके बारे में हर बच्चे को स्कूल के समय से ही उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि हमारे ऊपर जो सरकारें हैं ये कैसे बनती हैं, किस कानून से ये विनियमित और इनका विनिर्माण होता है, और कौन सा ऐसा सर्वोच्च कानून है जो राज्यों को, राज्य सरकारों को, केंद्र सरकारों को ये सशक्त करता है कि कैसे पता लगता है कि ये जो कार्य हैं ये केंद्र सरकार करेगी, ये राज्य सरकार करेगा, ये जो है डिप्टी कमिश्नर साहब करेंगे। तो ये सब जानकारी होने के लिए सर्वप्रथम जो है वो जो है प्राथमिक स्कूली शिक्षा में ही इस विषय से संबंधित उपबंधों का समावेश होना चाहिए। क्योंकि तो बहुत लेट लतीफी हो जाती है कि इसको पढ़ने के लिए विधि के पाठ्यक्रम में प्रवेश ले, तब तक आपके अधिकारों को अनेकों बार उत्पीड़न हो चुका होता है, उनका शोषण हो चुका होता है। और फिर जो है बहुत दूसरे मंचों से भी लोगों को अधिकारों के बारे में बताया जाता है। ये तो ह्यूमन राइट्स का पार्ट है। जब बीइंग मानव जाति में जब जन्म लेता है, उसे अपने अधिकारों के बारे में अपने माँ बाप से, अपने प्राथमिक अध्यापकों से, फिर दूसरे हाई स्कूल के टीचरों से उनको वो जानकारी शुरू में ही प्राप्त होनी चाहिए। फिर आगे जब वो बढ़ते हैं अपने शिक्षा के सफर में, तब तो उनको ये बताया जाना है कि इनका आपने दूसरों के अधिकारों का भी ध्यान रखना है। अपने अपने अधिकार सुरक्षित नहीं करने, दूसरों व्यक्तियों के अधिकारों के भी संरक्षण करना नैतिक फर्ज है हर व्यक्ति का। और देखिए, जैसे हमारी संस्कृति जो है वो उच्चतम संस्कृति मानी जाती है रोम सभ्यता के बाद, या उसके समकालीन भी वेदों की संस्कृति है। हमारी संस्कृति सिखाती है शुरू से ही सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार और फिर रविवार आता है। जबकि हम इंग्लिश ब्रिटिश सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो वहाँ आप बच्चे को पढ़ना और पढ़ाना सीखेंगे संडे मंडे, मीन्स संडे है पहले, रेस्ट है, फिर मंडे काम है। हमारी संस्कृति सिखाती कि 6 दिन आप काम करिए, फिर संडे है, फिर रेस्ट है आपको, और वो रविवार भी आपको जो है सामाजिक कार्यों के लिए दिया जाता है। क्या बात है जी। डॉक्टर साहब, आपने वास्तव में बहुत अच्छे बिंदु आप टच कर रहे हैं, जिस पर सरकारों को भी विचार करना होगा। निश्चित तौर पर जब बच्चा किसी विद्यालय में जाता है, उस कक्षा से ही शुरुआत करनी होगी ताकि वो उस विषय को समझ पाए।
अब दूसरी बात, क्योंकि आप विधि विशेषज्ञ रहे हैं, अनेकों छात्रों को आप एडवोकेट जो माननीय हाई कोर्ट, जिला न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उसके अलावा जुडिशरी में माननीय न्यायाधीश के रूप में बहुत बेहतरीन काम करते हैं। हम जानना चाहते हैं न्याय व्यवस्था में किस प्रकार से एक 10वीं पास एक सिपाही पुलिस आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कोई जांच करता है, उस जांच पर वो माननीय कोर्ट में जाता है, न्यायाधीश उस पर उसकी तारीखें लगती हैं, उनकी सुनवाई होती है। जब किसी व्यक्ति का अपराध जब तक साबित ना हो, उससे पहले उसको जेल में रखना कितना आप उचित मानते हैं, और क्या इसमें कुछ सुधार हो सकता है? बतौर विधि विशेषज्ञ मैं जानना चाहता हूं। मैं व्यक्तिगत वेद प्रकाश नहीं बात कर रही, आम जनता की आवाज़ में आपसे चर्चा कर रहा हूं। क्या इसमें जब आईओ जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, क्या उसकी कोई ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी निर्धारित नहीं की जानी चाहिए? जिस जांच को वो एक सादे पेपर कर कर एक तरफ हो जाता है, वो सच और झूठ में अंतर ना करके या इन्फ्लुएंस होकर उस चीज़ को डाइवर्टेड कर देता है। क्या आपको नहीं लगता उन जो जिसकी भी एज ए आईओ ड्यूटी है, वो उन एफिडेविट उन चीज़ों को दे, ताकि वो जांच जब तक वो मृत्यु पर्यंत तक, अगर उस जांच में उसने कोई कमी पेशी की है तो किसी निर्दोष व्यक्ति को वो वहाँ जेल में यातनाएं ना सहनी पड़े और दोषी बच ना पाए? क्या आपका मानना है? क्या इस प्रकार का कुछ जिम्मेवारी निर्धारित नहीं होनी चाहिए डॉक्टर साहब, ताकि न्याय व्यवस्था के ऊपर भी अनधिकृत रूप से गैर कानूनी तरीके से आप केस चलाते हैं, फिर उनकी संख्या बढ़ती है, फिर माननीय न्यायालयों पर बोझ पड़ता है। आप सही सही मामले आप लेके और उनको अपराधी को रोके और आम व्यक्ति को प्रशासन शासन पर संविधान पर विश्वास कायम हो, उस पर थोड़ा विचार रखते चलें डॉक्टर साहब। देखिए, ये आप विधिक दायित्व की बात की आपने पुलिस अधिकारियों पे, और उससे पहले मैं वापस उसी बिंदु पर जाना चाहूँगा जी डॉक्टर साहब। कि जो मेन जो रोल है, कभी भी आप कितनी भी ग्रोथ कीजिए लीगल सिस्टम में, कितने भी लॉ पास कीजिए, कितने नए लॉ बनाइए, कितने अमेंडमेंट करिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो डायनामिक है, गतिशील है सदा से। एक जैसे पौधे को लगाते हैं, आज लगाया है, आज पानी दिया है, फिर वो बड़ा हो रहा है, फिर वो फल दे रहा। कॉन्स्टिट्यूशन इज लाइक द डायनामिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस फॉर द इंडियन पीपल। तो उससे पहले जो मेरा वक्तव्य इस बात में है, आपके सवाल का उत्तर देने में, वो ये है कि सब चीज़ों का, सब समस्याओं का हल शिक्षा है। क्या बात? शिक्षा। अगर आप शिक्षा पद्धति की गुणवत्ता पर ध्यान देंगी सरकारें, जी डॉक्टर साहब। अब जैसे कोई भी कोर्स है, अब नया समय थोड़ा सा मैं अपने एरिया के, हाँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत प्रभावी है, मल्टी डिसिप्लिनरी, कि एक लॉ के विद्यार्थी को लॉ की ही जानकारी नहीं होनी चाहिए, उसको टैक्स की जानकारी होनी चाहिए, उसको दूसरे बैंकिंग सिस्टम की जानकारी होनी चाहिए, या साइंस के स्टूडेंट से तो उनको एक लॉ का सब्जेक्ट पढ़ाया जाना। ये बहुत अच्छा गत्यात्मक जो कदम है सरकारों का, बहुत अच्छा है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में जब आप शिक्षकों की नियुक्तियां करते हैं, तो वहाँ आपको शिक्षक जो है वो बिल्कुल आपको कुशल शिक्षक की भर्ती करनी चाहिए। जब शिक्षक एक अच्छा होगा तो उससे पढ़े हुए बच्चे अपनी रुचि के अनुसार, मान लो मैं एक अच्छा शिक्षक हूँ, मैंने बहुत मन और तन्मयता से पढ़ाया, आप एक अच्छे शिक्षक हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आपका पढ़ाया हुआ हर विद्यार्थी यूपीएससी में जाए, आईएएस बने। लेकिन अगर आपका पढ़ाया हुआ, मेरा पढ़ाया हुआ कोई भी विद्यार्थी रोडवेज का ड्राइवर भी बनता है, तो वो कुशल ड्राइवर हो। कहने का मतलब एक जिम्मेवार नागरिक बनाना ही एक आदर्श टीचर की निशानी है। जी, ये सारी समस्याओं का जो हल है वो शिक्षा में ही छुपा हुआ है। अगर जैसे आपने आईओ की बात की, अगर वो उच्चतम शिक्षा, गुणवत्तापरक शिक्षा उसने हासिल की है और उस शिक्षा को अपने अंदर धारण किया है, शिक्षा पढ़ना और उसको लागू करना दोनों अलग अलग बात हैं। उस शिक्षा को पढ़कर उसके अनुसार जीवन यापन करना, जिसको हमारी पीढ़ियां, हमारे बच्चे, हमारे विद्यार्थी हमें फॉलो करेंगे। मेंस आर द कॉपीकेटर्स लाइक द मंकीज। जी, वो जैसा देखेंगे वैसा अनुसरण करता है छोटा बच्चा। जैसे हमारे सामने छोटा बच्चा बैठता है, हमारा ये राइट हैंड होता है, तो वो इधर वाले सामने वाले हाथ से ही रोटी खाता है,
उसे जब समझाया जाता है बेटा ऐसे बैठोगे तो ये वाला हाथ राइट हैंड आपके घूम के इधर आएगा, तो वो क्रॉस दिखता, तब वो समझ पाता है उस चीज़ को। नहीं तो वो बिल्कुल वही उसे नहीं पता कि वो लेफ्ट है आपका और इनका राइट है। जी। डॉक्टर साहब, आपने तो एक बेसिक में आप चले गए, आपने बिल्कुल जड़ को, जैसे डॉक्टर नब्ज पकड़ के बीमारी के टेस्ट कराता है और फिर सारी दवाइयाँ ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है, आपने वो विषय रख दिया। मैं ये चाह रहा था कि कोई आमूल चूल परिवर्तन ऐसे हो जाएं जो क्रॉस चेक किसी की रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज़, वो किसी भी क्राइम से लेके, क्राइम सीन होने से पहले से लेके और जुडिशरी लास्ट एंड तक क्या ऐसी जिम्मेवारियां तय की जाएं कि जिससे लोगों को, अपराधी को तो शासन प्रशासन से डर लगे और आम जनता का शासन प्रशासन में विश्वास कायम हो पाए। उस विषय पर मेरा निवेदन था, क्योंकि आप बहुत बड़े विधि विशेषज्ञ हैं और आपके मुंह से मैं सुनना चाहते, जनता सुनना चाहते हैं कि आपके एक्सपर्टाइज उस विषय पे आनी चाहिए। देखिए, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में भी जो है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसा आपने बताया कि भाई वो शुरू में ही जेल में डाल देते हैं, तो मैं यहाँ थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा इस बात को। शुरू में जो जिस पर अभियोग लगाया जाता है, आरोप लगाया जाता है, वो केवल आरोपी है जी। उस समय जैसा आपने कहा उसको जेल में नहीं डाला जाता, वो पुलिस कस्टडी होती है, वो जेल से डिफरेंट होती है। जेल को लीगल टर्म्स में जुडिशियल कस्टडी कहा जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो पुलिस कस्टडी है वो जुडिशियल कस्टडी से डिफरेंट अलग है। जब जो है रिवाइंड के पश्चात जो है मजिस्ट्रेट ऑर्डर करता है, तब उसको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है, इट मीन्स जेल में जी। उस दौरान भी तब तक भी उसका आरोप साबित नहीं हो पाता है जी। तो उसको आरोपी नहीं कहा जाता, अभियुक्त कहा जाता है कि उसके ऊपर आरोप लगाया हुआ है, तय नहीं हुआ है। यही कह रहा हूँ डॉक्टर साहब, वाली जिम्मेदारी भी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के हर अधिकारी पर है। जब हम पुलिस एक्ट को गो थ्रू करेंगे तो ऐसा कोई भी देश का ऐसा जो इतना अच्छा, इतना सुंदर, इतना पवित्र भगवत गीता की तरह महान, इतना बड़ा ग्रंथ हमारे पूर्वजों ने बनाया है, तो हर व्यक्ति का दायित्व निर्धारित है इसमें, इसके अंतर्गत भी और इसके अधीन बनाए गए दूसरे निजी जो विधियां हैं, प्राइवेट लॉज हैं, जैसे पुलिस एक्ट है, जेल एक्ट है, सुप्रीडेंट की पावर हैं, तो वहाँ सबके दायित्व निश्चित हैं। ऐसा नहीं है वो हम अब मैं ये कहूँ कि ये अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हम कई बार शिक्षा को इतनी बारीकी से पढ़कर अमल में नहीं लाते हैं, तो हम दूर से ऐसा सोचते हैं कि वो उनके लैकुनाज होते हैं, अधिकारियों के आपस में मान सकते हैं। वो इसलिए हैं, जैसा मैंने बताया, कि उनकी मन आत्मा, अंतर आत्मा में कितना अच्छा आपस में तारतम्य है, उसके अपने कार्य क्षेत्र में, अपने कार्य के साथ और अपने संस्कारों के साथ। नहीं तो दायित्व तो नैतिक भी है और विधिक भी शुरू से ही निर्धारित किए गए हैं जी। डॉक्टर साहब, क्या जैसे आपने बचपन से एजुकेशन सिस्टम में आपने विधि विषय को लाने की एक सुझाव सरकारों को और शासन प्रशासन को आप दे रहे हैं, क्या इसका प्रैक्टिकल रूप भी नहीं होना चाहिए? छोटी क्लासों से उन बच्चों को हमारी न्याय व्यवस्था भी दिखानी चाहिए, हमारे पुलिस स्टेशंस भी विजिट करानी चाहिए, उस जेलों का दौरा भी कराया जाना चाहिए, ताकि उन बच्चों को पता लगे कि इस प्रकार से पुलिस प्रशासन काम करता है, इस प्रकार से जुडिशरी काम करते हैं, इस प्रकार से अपराधियों को जेल में रखा जाता है। तो बच्चों के मन में एक बात बैठ जाए, आप गलत करेंगे तो इस प्रकार का आपको दंड मिल सकता है, सही करेंगे तो आपको इस तरीके से आप शासन प्रशासन में आपकी अच्छी इमेज होगी। क्या इस प्रकार की व्यवस्था प्रैक्टिकली बच्चों को मूव नहीं कराना चाहिए? इससे क्या हो सकता है, किसी ना किसी का फादर वहाँ उस डिपार्टमेंट में काम करता भी होगा, तो उस फादर के मन पे भी ये प्रभाव पड़ेगा कि आज तेरा बच्चा तेरे को सरप्राइज विजिट के रूप में आ रहा है, तो वो अपनी ड्यूटी को और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कर पाएगा। क्या मानना है आपका डॉक्टर साहब? देखिए, ये बहुत अच्छा सुझाव है। वैसे तो जब विधि के पाठ्यक्रम में बच्चे दाखिला प्रवेश लेते हैं, तो वहाँ उनके लिए इस प्रकार के शैक्षणिक भ्रमणों का प्रबंध आयोजन किया जाता है जी। अब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज अभिभावकों और एजुकेशनल जो शिक्षण संस्थान है, केवल उन्हीं पर नहीं है, अभिभावकों पर भी है जी। जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ते हैं हम, पार्ट 4A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें बताया गया कि शिक्षा का अधिकार जब सरकार लागू कर रही है, तो उसमें सबसे पहले नैतिक कर्तव्य, लीगल ड्यूटी पेरेंट्स की है कि वो 8वीं तक के बच्चे को इस प्रकार से या
8वीं मीन्स स्कूल में पढ़ाने हेतु वो उसे फ्री और मुक्त रखेंगे और अपनी ओर से हर संभव प्रयास करेंगे अपने सामर्थ्य अनुसार। अगर उनका सामर्थ्य भी नहीं है तो जीविका के आधार पर गवर्नमेंट ने इतनी सुगम जो है वो पॉलिसीज का निर्माण किया हुआ है जी कि वो सबको शिक्षा सुलभ हो सके। और शिक्षा ही एकमात्र मार्ग है अल्टीमेटली जिससे समाज को उठाया जा सकता है। और नहीं तो सारी चीज़ों का संविधान निर्माताओं ने ध्यान दिया, उन्होंने पहले ही देखा कि राजनीतिक स्वाधीनता है ना, राजनीतिक स्वाधीनता के कोई मायने नहीं है जब तक सामाजिक और आर्थिक न्याय नहीं है। अर्थात जैसे अनुच्छेद 14 कहता है कि भाई सबको समानता का अधिकार है, सब विधि के समक्ष समान है। अब जिस जो आदमी जो 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 कुछ वर्ग समाज का ऐसा है जो वर्षों सैकड़ों वर्षों से एक्सप्लॉयटेशन शोषण का शिकार है, वो इस भावना में ऊपर उठ ही नहीं पाएगा कि हम औरों के समान कैसे हैं। अब आर्टिकल अनुच्छेद 19 बहुत सारे एक बंडल एक बड़ा हम ये कह सकते हैं कि बंडल ऑफ राइट्स देता है कि घूमने फिरने की स्वतंत्रता है, ये चीज़ है, और पूजा करने का अधिकार। अब देखिए आप कोई भी अब बिना साधन संपन्न तो कौन करेगा। अकेली राजनीतिक स्वाधीनता में केवल हम वोट डाल सकते हैं, है ना, वोट इलेक्शन तो नहीं लड़ सकते बिना फाइनेंशियल कैपेसिटी के। और एक गरीब आदमी कैसे नवरात्रों में पूजा कर सकता है, माता की चौकी लगाएगा, गणेश विसर्जन कर सकता है, भी वो आपदा नजर आएंगे अगर वो उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है। क्योंकि अब मॉडर्न सिनारियो में जो हर त्योहार जो है वो बाजारीकरण सब पर हावी है। अब बिना आर्थिक स्थिति के यही कहना है मेरा कि सामाजिक न्याय नहीं हो, सब समान नहीं हो, ऊंच नीच का भेद नहीं हो, सबका घर हो अपना, है ना, सबका घर हो और फिर जो है सबके पास कमाने के अवसर हो। जी डॉक्टर साहब, आर्थिक स्थिति होगी तभी मौलिक अधिकारों का महत्व है। इसलिए संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों के साथ साथ राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित पार्ट 4 भारतीय संविधान में रखा है और ये कहा गया कि ये राज्य का विधिक दायित्व है। विधिक दायित्व है कि वो इन नीति निर्देशक सिद्धांतों को कानून बनाते समय पूर्ण माइंड में ध्यान में रखे और इनके आधारों पर ही पॉलिसियां बनाए। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब आपसे चर्चा करके वास्तव में रिवॉल्यूशन इंडिया परिवार गौरवान्वित महसूस कर रहा है। आपसे वैल्यूएबल जानकारी आम जनता तक वो पहुंच रही है। हम जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब, आप विधि विशेषज्ञ हैं, बहुत विधि के जानने वाले वक्ता हैं। हम देखते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जब जुडिशरी की कोई अपॉइंटमेंट होती है, रिक्रूटमेंट होती है, उसका रिटन टेस्ट होता है। लेकिन जब माननीय हाई कोर्ट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, वहाँ रिकमेंडेशन पर ही रिक्रूटमेंट हो जाती है। डॉक्टर साहब, क्या वहाँ भी क्या एक मेरिट में आने वाला कोई इस प्रकार से कोई लिखित एग्जामिनेशन, कोई टॉप मेरिट वाला बच्चा वो बिना सिफारिश के उस डिजर्विंग सीट पर जो डिजर्व करता है नहीं पहुँच पाता? क्या इस विषय पर भी कोई माननीय सर्वोच्च न्यायालय सरकारों को, माननीय न्यायाधीशों को विचार और आप जैसे विधि विशेषज्ञों को विचार नहीं करना चाहिए? जब हम जुडिशरी की डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जजों की नियुक्ति एक रिटन टेस्ट पर कर रहे हैं, तो माननीय हाई कोर्ट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, वहाँ भी कोई किसी प्रकार से रिकमेंडेशन एक अलग चीज़ है, वो उसमें हर व्यक्ति रिकमेंड नहीं हो पाता। डॉक्टर साहब, उस पर भी थोड़ा प्रकाश डालते चले डॉक्टर साहब। देखिए, ये वैसे तो राज्य सरकार और केंद्र सरकारों का प्रेरोगेटिव है, विशेषाधिकार है जी, कि वो इस विषय पर किस प्रकार से सिस्टम को रखते हैं जी डॉक्टर साहब। लेकिन सेशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाने की भी डायरेक्ट जो है व्यवस्था होती है, एडीजी की पोस्ट निकलती है जी, वहाँ से आप हाई कोर्ट जा सकते हो, फिर हाई कोर्ट से अनुशंसा के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा है। देखिए, सबसे इस मामले में तो ये राज्यों का प्रेरोगेटिव ही है। बीइंग ए टीचर हम उनको लॉ में एक्सपर्टीज ही सिखा सकते हैं, तो इस विषय पर जो है ये एक नीति का विषय है जी। तो ये नीतियाँ कौन विचार किया जाए? हाँ, ये नीतियों का विषय जैसे बताया कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, इन पर जो है कार्य केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अधीन ही वो इन पर कार्य करते हैं। जी डॉक्टर साहब, मेरा अंतिम निवेदन,
इस बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो पहले की जो न्याय की देवी थी उसकी आंखों पर पट्टी थी और तराजू था, इस बार ऑनरेबल रिटायर्ड चीफ जस्टिस एक्ट चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने उसको व्यवस्था को परिवर्तित किया और एक बिना आंखों पे पट्टी वाली न्याय की देवी का एक स्वरूप हमारे को देखने को मिला। उस विषय पर आप जैसे विधि विशेषज्ञ की अगर कोई वक्तव्य ना आए, कोई उस विषय को एक्सप्लेन ना कर पाए तो थोड़ा ये इंटरव्यू निरस्त हो जाता है। उस पर थोड़ा प्रकाश डालते चले कि वो क्या एक संदेश इस बार इस व्यवस्था परिवर्तन ने, क्या वो संदेश आम जनता के लिए, जुडिशरी व्यवस्था के लिए और न्यायपालिका और न्याय व्यवस्था जो वकील जो साथी हैं, वकील अधिकारी हैं, उनके लिए क्या संदेश है डॉक्टर साहब? देखिए, ये गांधी जी का देश है। हम दूसरे देशों का भ्रमण करते हैं तो वहाँ कई बार हमें अपने साथियों से सुनने में आता है कि वो ये कहते हैं कि गांधी के देश से आए हो। तो ऐसा अमूमन सुना जाता है। तो गांधी जी जो है वो एक अहिंसा को जो है वो विश्व स्तर पर फैलाने वाली प्रतिमूर्ति हैं, और उनसे पीछे भी बुद्ध है, महावीर जैन, जिन्होंने अहिंसा का सिद्धांत दिया है। ये एक शांति को पसंद करने वाला राष्ट्र है। तो उन्होंने जो है कि और आंखों की पट्टी, इससे पहले जो आप कह रहे कि वो तलवार की जगह संविधान दिया है उनके हाथ में, कि आप सेंसन की बजाय जो है वो शांति को, कि आप कानून को जानिए। ये गांधी जी का देश है। यहाँ अहिंसा जो है वो परमो धर्म है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए ऐसा जो है वो किया है। और जहाँ आंखों की पट्टी की बात करते हैं कि वो ऐसा नहीं है कि भाई कानून अंधा होता है, वो देखता है सब कुछ। इन द आइज ऑफ लॉ जो वी ऑल आर इक्वल एज कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बताता है। तो ऐसा नहीं है कि उसे कुछ नहीं दिखता है, उसको देखने के माध्यम जो है वो बेंच एंड बार जो है पार्ट एंड पार्सल होता है जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन का। तो उसको दिखा कि आप भी जो है उस संविधान का सभी हिस्सा हैं, और संविधान सर्वोपरि है। नो मैन इज अबोव द लॉ, कोई भी इससे ऊपर नहीं है। क्या बात? तो आप इसे पढ़िए, और भारत के जो है वो एक सम्मानित नागरिक हैं। तो आप सबसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप संविधान के बंदों की अनुपालना करेंगे, और आपको दंड की जो है दंड देने की जो है आवश्यकता नहीं है। केवल दंड किस लिए दिया जाता है? दंड उनको दिया जाता है जो आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति जो अपराध करते हैं, और जो शांति प्रिय लोग होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए इस प्रकार से जो है वो पुनिटिव लॉज यानी दंडात्मक विधियां उनको लागू किया जाता है। जी डॉक्टर साहब, मेरा क्योंकि आपसे चर्चा करके बहुत अच्छा लगा, एक अंतिम निवेदन, कोई व्यक्ति सर्विस के दौरान कोई 89 में कोई केस लड़ता है माननीय हाई कोर्ट में, 98 में उसका फैसला आ जाता है, 2010 तक भी इम्प्लीमेंट नहीं होता, 2015 में व्यक्ति सर्विस से रिटायर हो जाता है, और 2019 में वो दुनिया से अपनी जीवन यात्रा रिटायर हो जाता है। उस समय तक भी अगर न्याय ना मिल पाए, और न्याय व्यवस्था में कहीं ना कहीं लूज पोल कोई ना कोई होते होंगे जिस वजह से व्यक्ति को न्याय नहीं मिल पाता, उस प्रकार की जब हम व्यवस्था देखते हैं वो लगता है कि किस प्रकार से क्या कमियां वो रह जाती हैं। मतलब मैं किसी और विधि विशेषज्ञ से चर्चा कर रहा था, वहाँ पता लगा कि जो अपराधी किस्म के लोग होते हैं वो संगठित होकर अपराध करते हैं, जबकि एक सत्य बोलने वाला व्यक्ति जो अडिग सत्य पे है वो अकेला है और अकेले की ही भीड़ में नजर आता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था में कैसे परिवर्तन हो, कैसे लोगों को वास्तव में सत्य डरे ना, सत्य थके ना, सत्य टूटे ना, कोई इस प्रकार की कैसे वो एक विचार आप लेते चले, विचार देते चले कि सत्य कभी मरे भी ना। हम कहते हैं सत्य में जयते, लेकिन बहुत बार हम देखते हैं सत्य हार जाता है, थक जाता है, टूट जाता है, सत्य पीड़ित नजर आता है। डॉक्टर साहब, इस सत्य में जयते पे भी थोड़ा प्रकाश डालते चले, ये मेरा अंतिम निवेदन है। डॉक्टर साहब, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि इस प्रकार की जो लॉबी होती है लोगों की, उसका समूह संगठित होता है। अब जैसे मैं शिक्षा की बात कर रहा था आरंभ से ही, तो पहले क्या होता था कि कक्षा में बहुत अच्छे बच्चे होते थे संख्या में, और 2-3 बच्चे होते थे उत्पाती, तो वो उनका बाइकाट सा रहता था। लेकिन आज परिस्थिति अलग है, पॉपुलेशन हब है। अब
अब परिस्थिति अलग है। अब कक्षा में जो दूसरी तरह के बच्चे हैं, शरीफ मेरा बच्चा कहने एक का दो नजर मतलब, आएगा। हाँ, अब उनके लिए अगर वो संस्कार से, पेरेंट्स से, टीचर से मजबूत है तो वो अडिग रहते हैं। सत्य, नो डाउट, सत्य कभी पराजित नहीं होता, उसे जी। समय लग सकता है। जी। गॉड सीज ट्रूथ बट वेट्स। और दूसरी बात आपने कही लेट लतीफी की, जी। तो इक्विटी प्रिंसिपल बताते हैं डिले डिफीट्स जस्टिस। जिस भी कार्य में अगर डिले होता जाएगा तो आपका वो कार्य सफलता, उस कार्य की सफलता जो है वो न्यूनतम होती जाएगी। ये जुडिशियल प्रणाली में जरूर लेकुना है, चाहे वो बेंच की ओर से है, चाहे वो बार की ओर से है, या अनअवेयरनेस के कारण है। ये बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि बहुत ऐसी स्थितियां कई बार हो जाती हैं और उदासीनता समाज में बढ़ती है जी। इन चीज़ों से। डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। वास्तव में राष्ट्रीय संविधान दिवस को आपके साथ बैठकर हमने सेलिब्रेट किया और जनता जनार्दन ने भी सेलिब्रेट किया। जिस प्रकार से माननीय प्रोफेसर डॉक्टर आनंद देसवाल जी ने बताया कि वास्तव में सरकारों को विचार करना होगा कि बेसिक क्लास से एक बचपन, जब स्कूल में बच्चा स्कूल की प्राइमरी कक्षा में जाता है तब से लेकर अंत समय तक उसके बाद सरकारों की जिम्मेवारी है वो शिक्षा में एक विधि विशेषज्ञ, विधि का भी एक सब्जेक्ट लेके आए ताकि बच्चों को उनके राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज पता लगे, ताकि जब फसल शुरुआत में ही हम बीज अंकुरित करते हैं तब वो चीज़ें अच्छी होंगी तो निश्चित तौर पर फसल भी अच्छी होगी। और देश और राष्ट्र जिस स्वर्ण जयंती वर्ष के रूप में हम 75वां राष्ट्रीय संविधान दिवस मना रहे हैं, उसके प्रति सही मायने में सच्ची ये एक हमारी आस्था और निष्ठा तभी उत्प्रेरित और प्रेरणादायक नजर आएगी जब इस प्रकार की रोल, रिस्पॉन्सिबल ड्यूटीज आम जनता, शासन प्रशासन, सरकारें और न्याय प्रणाली और विधि विशेषज्ञ जब निर्बाध तरीके से, बेबाकी से अपने वक्तव्य रखेंगे तो निश्चित तौर पर इससे संविधान की अडिगता, उसकी सुदृढ़ता, उस पर आत्मविश्वास और विश्वास जनता का कायम होगा। आप देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी खास शख्स से मुलाकात कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।